तो चलिए दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं जो 1905 से 1911 तक चला। यहाँ पे हमें न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल देखने को मिली बाय द एक्सट्रीमिस्ट। इसी के साथ साथ 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन करने वाली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे ख़त्म कर दिया गया, एनलमेंट कर दिया गया। अब यहाँ पे ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, जहाँ पे हमें एक्सट्रीमिस्ट और ज़्यादा रिजिड होते हुए दिखेंगे और ज़्यादा उनकी आइडियोलॉजी इंडियन नेशनल कांग्रेस में उभरती हुई दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ? ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो दो आइडियोलॉजी में बटे हुए लोग थे, जिस कारण से सूरत स्प्लिट होता है, इसके क्या कारण थे। जहाँ पे हमने पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में ये देखा कि जो लोग हैं वो नाखुश थे ब्रिटिश की पॉलिसीज़ से, जिस कारण से अलग अलग तरीके के रिएक्शन हमारे भारतीय लोगों के द्वारा दिया जा रहा था। कुछ लोगों का ये मानना था, जैसे मॉडरेट्स का, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें पता नहीं है कि इंडियन लोगों को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उन्हें ये चीज़ें बता देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेयर, पिटिशन, परसुएशन, तो वो हमारे फेवर में पॉलिसीज़ बना देंगे। वहीं दूसरा ग्रुप था जो एक्सट्रीमिस्ट था, जिनका ये कहना था कि हमें उनसे लड़ के ही अपनी पॉलिसीज़ बनवानी पड़ेंगी अपने हिसाब की। ये एक आम भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अब जब हम स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस कारण से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये कहा जा सकता है कि एक नए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल को इन लोगों ने यहाँ से करना शुरू किया। देखते हैं। बड़ी आसान सी बात है, यहाँ पे फॉरेन गुड्स लाइक क्लॉथ, सॉल्ट, शुगर, इनको बॉयकॉट करना शुरू किया गया। पब्लिक मीटिंग्स हुई, प्रोसेशंस हुए, जिससे मास मोबिलाइज किया गया। यहाँ पे ये जो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल है, ये आपने मॉडरेट फेज में नहीं देखी, क्योंकि वो लोग तो पेटिशन में विश्वास करते थे, प्रेयर्स में विश्वास करते थे, परसुएट करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। मगर यहाँ पे आप नए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल में ये देख पा रहे हो कि एक प्रोटेस्ट लेवल पे ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट लेवल बोलने का मेरा ये मतलब है कि उनके खिलाफ साफ तौर पे विरोध जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, एकजुटता के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय जो है वो एकजुट हो जाएं। जैसे स्वदेशी कंपनीज को स्टैब्लिश किया गया फॉर सोप, टेक्सटाइल, टैनरीज, बैंक, इंश्योरेंस, शिप बिल्डिंग। ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो रोज़मर्रा के सामान है, कम से कम वो तो हमारी कंपनी स्वदेशी हो। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने यहाँ पे आत्मनिर्भर, ये निर्भर लिख गया, ये आत्मनिर्भर है, आत्मशक्ति जैसी चीज़ों को प्रमोट किया फॉर सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ विलेजेस। और यही कॉन्सेप्ट अगर आप गांधी जी के कॉन्सेप्ट में भी देखोगे तो वो बात करते हुए दिखेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि उनका यह मानना था कि विलेज लेवल पे एक पूरी इकोनॉमी चलनी चाहिए। और उसी चीज़ को अगर आप देखोगे तो आज आत्मनिर्भर भारत, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपको रिलेट करते हुए आना चाहिए। इसी के साथ स्वदेशी मूवमेंट में आपको अलग अलग तरीके के फॉर्म ऑफ स्ट्रगल देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला है कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स, जिसे समितिस कहते हैं। यहाँ पे लोगों को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने के लिए मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स दिए गए, लेके स्वदेशी सॉन्ग्स गाए गए, स्कूल्स को ऑर्गेनाइज किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे स्वदेश बंधव समिति इन बारिसाल बाय अश्विनी कुमार दत्ता, स्वदेशी संग्राम तमिलनाडु में बाय चिदम्बरम पिल्लई एंड सुब्रमण्यम शिवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एजुकेशन के मामले में देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया गया बाय सतीश चंद्र मुखर्जी ऑन अगस्त 15, 1906, जिन्होंने नेशनल एजुकेशन की स्कीम को फ्रेम किया। बंगाल नेशनल कॉलेज सेटअप किया गया बाय अरविंदो घोष, जो उसके प्रिंसिपल थे। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप किया गया, फंड कलेक्ट किए गए जिससे स्टूडेंट्स को जापान भेजा जा सके, वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से चीज़ों को सीख के भारत आ सकें। फिर अगर कल्चर की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल से एक स्वदेशी प्रोपोगंडा को स्प्रेड करने की कोशिश की और यूनिटी लाने की कोशिश की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा। सुब्रमण्यम भारती जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, उन्होंने सुदेशा गीतम लिखी। साथ ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नंदलाल बोस के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। अवनींद्रनाथ टैगोर की यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन सब के थ्रू कल्चर को प्रमोट किया गया।
इसी के साथ इंडस्ट्री की बात करें तो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बाय चिदम्बरम पिल्लई। साइंस में हम देखें तो प्रफुल्ल चंद्र रे, जेसी बोस ने बहुत अच्छा काम किया। न्यूज़पेपर पैम्फलेट देखें तो हिताब्दी, संजीवनी और बंगाली। इन सब के थ्रू स्वदेशी मूवमेंट को हवा मिली और एक यूनाइटेड मैनर में हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर पाए। मगर फिर 1907 में दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है सूरत, जिसमें रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट होते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये इमेजिन करना है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद ये सेशन हुआ। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्वदेशी मूवमेंट एक बहुत लंबा मूवमेंट है जो 1905 से 1911 तक चलता जा रहा है। इसी के पैरेलल में आपको ये इमेजिन करना है कि अब ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे ये सेशन होगा, इसमें कुछ बातें होंगी, जैसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके बीच में और साथ में हो रही हैं। ठीक है। खैर 1907 में दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है सूरत में, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जाता है कि ये जो 4 रिजोल्यूशन है, अब ये कौन से 4 रिजोल्यूशन की बात चल रही है? ये वही 4 रिजोल्यूशन है जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस 4 रिजोल्यूशन को पास किया था एक्सट्रीमिस्ट के दबाव में आके। तो ये जो 1906 में 4 रिजोल्यूशन लाए गए थे, 1907 पे इस पर डिबेट हो जाती है कि इन 4 रिजोल्यूशन को अभी भी रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि मॉडरेट्स का ये कहना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, और वो लेके आए भी 1909 में, ये हम पढ़ेंगे अभी। मगर मॉडरेट्स का ये मानना था कि अगर हम अभी प्रोटेस्ट करेंगे, इन 4 रिजोल्यूशन को लेके अभी भी कंटिन्यू करेंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, हमें इसे बंद कर देना चाहिए। इससे एक्सट्रीमिस्ट गुस्सा हो गए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि अब वो टाइम आ चुका है जब मॉडरेट्स की जो स्ट्रैटेजी है ये केपेबल नहीं है ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, और यहाँ पे दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का वो बिगड़ जाता है। और यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो होता है ये कंपटीशन में बदल जाता है, जब मैंने आपको ये बताया था कि जो दादा भाई नारोजी हैं उनको एज अ ट्रेड ऑफ किया गया था, मॉडरेट्स ने अपना प्रेसिडेंट बैठाया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ बातें मान ली गई। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जब ये टसल शुरू होती है तो दोनों ही ग्रुप अपना प्रेसिडेंट बैठाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से जब ये कंपटीशन शुरू होती है प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, तो ये दोनों ग्रुप में जो टसल है वो धीरे धीरे हर बात पे बढ़ती जाती है, और ये स्प्लिट हो जाते हैं फाइनली 1907 में सूरत में जाके। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे स्वदेशी मूवमेंट में अगर आपसे कोई पूछे कि किसका पल्ला ज़्यादा भारी था, कांग्रेस में कौन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, तो जवाब हमेशा मॉडरेट्स ही आएगा। मॉडरेट्स एक बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनकी सेइंग लगातार बढ़ रही थी, ठीक है, मगर उसके बाद भी जो डोमिनेट कर रहे थे कांग्रेस को वो मॉडरेट्स ही थे। तो 1907 से 1911 तक गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस पुटअप की अपने सिस्टम में, जिसमें अगर कोई भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसे जेल भेज रहे थे। इसी चक्कर में लाला लाजपत राय जी बाहर चले गए, बाल गंगाधर तिलक जी को जेल भेज दिया गया मंडले बर्मा में। जैसे हम पढ़ते हैं ना, लाल, बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। अब आपको ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, क्योंकि जितने भी मेन लीडर हैं या तो वो जेल में या बाहर चले गए। ठीक है। मॉडरेट जो हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पेटिशन प्रेयर में ही विश्वास रखते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था इसमें अब जान बचेगी क्या? नहीं। और रही सही कसर 1911 में किंग जॉर्ज 5 जो दिल्ली दरबार लगा, क्योंकि इतना मासिव पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा था तो बंगाल पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और इसी तर्ज पे यहाँ पे इससे अगर हम कंपेयर करें तो ये जो मूवमेंट है ये भी फिजल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, जो ब्रिटिशर्स लाने वाले थे, लेके आए मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम पे। मॉडरेट्स जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई। लॉर्ड मिंटो इस टाइम वॉइसरॉय थे और मोरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया। यहाँ से ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हमें क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलती है। ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स इसलिए लाए गए थे ताकि मॉडरेट्स को पैसिफाई कर दिया जाए कि देखो
तुम जो सोच रहे थे कि हम लोग रिफॉर्म लाएंगे तुम्हारे लिए, देखो हम लेके आ गए। और मुस्लिम्स को भी पैसिफाई करने की कोशिश की गई, जैसा कि एक आगा खान ग्रुप ने लीड किया था शिमला डेप्यूटेशन, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी। तो यहाँ पे मुस्लिम्स को भी पैसिफाई करने के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने सोचा कि मॉडरेट्स भी खुश हो जाएंगे, मुस्लिम्स भी खुश हो जाएंगे। मॉडरेट जो है वो खुद एक्सट्रीमिस्ट को दबा देंगे कि चुपचाप बैठो, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आ रहा है। और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो तो वैसे ही खत्म हो गए, और नहीं भी होंगे तो हम उन्हें जेल में डाल देंगे। तो जेल में सिर्फ एक ग्रुप को डालना है ताकि बगावत ना हो, इसको अपने जेब में रखो पैसिफाई करके, और इनको भी अपने जेब में रखो, ठीक है। मगर फिर हुआ क्या कि जब बंगाल पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया, इससे मुस्लिम शॉक में आ गए। जब ईस्ट और वेस्ट बंगाल फिर से रीयूनाइटेड हो गए तो मुस्लिम को शॉक लगा। क्यों? क्योंकि याद करो हमने पढ़ा था कि बंगाल को डिवाइड किया जा रहा था, इसके दो बेसिस थे, इसमें एक बेसिस रिलीजन पे भी था, है ना, हिंदू मुस्लिम, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो मुस्लिम्स को यहाँ पे लग गया बुरा, और उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स तो बेवफा हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी फैसले लिए गए, जैसे बिहार और उड़ीसा जो है उसे सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया, असम प्रोविंस को भी एक अलग से सेपरेट क्रिएट किया गया। साथ ही कैपिटल जो है उसको दिल्ली मूव कर दिया गया फ्रॉम कैलकाटा। तो ये अभी तक आपने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट के पैरेलल किस तरीके की चीज़ें काम कर रही थी। मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। मेजर चीज़ इसमें यही है कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। मगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इमेजिन करो, आंख बंद करके एक मिनट के लिए सोचो। हमने पढ़ा था 1870s में रिवोल्यूशनरी ग्रुप धीरे धीरे भारत में आ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी धीरे धीरे रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो हैं, हमने अनुशीलन के बारे में पढ़ा है, हमने सब पढ़ा है, वो एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। तो मैंने उनकी बात तो कहीं करी नहीं। तो रिवोल्यूशनरी ग्रुप बिल्कुल खत्म हो गए थे क्या स्वदेशी मूवमेंट में 1900 से 1911 तक, या 1905 से 1911 तक? जवाब है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरी ग्रुप के द्वारा किए गए एक्ट भी लिखे हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि तीन ग्रुप पैरेलल चल रहे हैं। एक है मॉडरेट, एक है एक्सट्रीमिस्ट जिनके बारे में हमने बात की, और एक है रिवोल्यूशनरी ग्रुप जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो रिवोल्यूशनरी ग्रुप ने क्या किया? एक 12 डकैती की बाय पुलिंदास, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी जिसमें राज बिहारी बोस जी ने मार डाला हार्डिंगे को, 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है जिसमें बिस्मिल, आज़ाद और रोशन सिंह इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1908 से 1912 तक भी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे थे भारत में, ठीक है। और 1925 जो है ये स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म होने से लेकर, बंगाल के पार्टीशन ख़त्म होने से लेकर उसके बाद की बात है, जिसके बारे में हम फिर से आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिमाग में जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि सिर्फ एक ही ग्रुप था, उस समय पे सिर्फ वही ग्रुप काम कर रहा था। हर चीज़ पैरेलल काम कर रही थी। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्वदेशी मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनकी आवाज़, उनकी स्ट्रगल बढ़ रही थी, मगर फिर भी डोमिनेट कर रही थी कांग्रेस में मॉडरेट या मॉडरेट ग्रुप, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप एक पूरी पिक्चर अपनी दिमाग में बैठा पाओगे। खैर, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोगों ने सीखा क्या, है ना, मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यही आपसे पूछा जाता है यूपीएससी में। तो यहाँ पे अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखोगे तो साफ तौर पे देख सकते हो कि हमारे ही आर्ट को, हमारे ही कल्चर को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया गया, ठीक है। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं हम। सबसे पहला सिग्निफिकेंस आपको दिख रहा होगा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इंडस्ट्री को ग्लोरीफाई किया। लोगों ने बोल्ड पॉलिटिकल पोजीशन कैसे ली जाती है इसको सीखा। जो कॉलोनियल आइडिया है उसकी हेजिमनी को हमने अंडरमाइन किया, या हमारे लीडर्स ने अंडरमाइन किया। जो अर्बन और रूरल एरिया का पार्टिसिपेशन है अलग अलग सेक्शंस का, वो भी हमें यहाँ देखने को मिला, मगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी थी, बट ऑब्वियसली वरना आज़ाद यही नहीं हो जाते हम। शॉर्ट कमिंग्स क्या थी कि जो लोगों की एनर्जी थी उसे हम प्रॉपरली टैप नहीं कर पाए। साथ ही ये अभी तक जितने भी आपको स्ट्रगल देखने को मिल रहे हैं ये अपर और मिडिल क्लास तक ही सीमित थे। इसी के साथ साथ एक पैसिव रेजिस्टेंस था, मतलब कि जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो मियरली आइडियाज़ थी, ज़मीनी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही थी।
और साथ ही साथ मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी ग्रुप में आपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो देख ही लिया। तो लीडर्स के बीच में ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट था कि इन ब्रिटिशर्स से लड़ा कैसे जाए। तो ये आपने पूरी कहानी देखी अभी तक स्वदेशी मूवमेंट की, कैसे चला, इसके पीछे साइड में क्या क्या हो रहा था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे कुछ और इंसिडेंट्स के बारे में, जैसे कोमागाता मारू इंसिडेंट और गदर पार्टी के बारे में। बट फॉर नाउ, फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. We'll meet you soon in the next lecture. Till then, keep shining. Have a good day.